सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है योजना का लाभ। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। कल प्रातः 7:31 पर खुलेंगे श्री गंगोत्री धाम के कपाट। वहीं केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए हुई रवाना। कोविड महामारी के बीच प्रदेश भर में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। लोगों ने अपने घरों में ही अदा की नमाज। भारतीय सेना ने तैयार किया जोशीमठ में 50 बेड का अस्पताल। वहीं ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के ऑक्सीजन प्लांट को पुनर्जीवित करने में दिन रात जुटे हैं सेना के जवान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आज देश भर के 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि का छोटे और मझले किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों के पास अभी तक 1,35,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सिर्फ कोरोना काल में ही किसानों के खातों में 60,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित की गई है। देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। यही सरकार का निरंतर प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय स्थित अबुल कलाम भवन से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के जरिए उत्तराखंड के 9 लाख से ज्यादा कृषक परिवारों को 31 मार्च 2021 तक 1,037 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है, जबकि आज 171 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है कि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से बिना किसी कटौती के पूरी धनराशि स्थानांतरित की जाती है, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संकट से भरे माहौल में प्रधानमंत्री के द्वारा 8वीं किस्त जारी किए जाने पर किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की परिकल्पना पर लगातार अग्रसर हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 पर विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कोविड महामारी को देखते हुए पूजा कार्यक्रम में पुजारी, तीर्थ पुरोहित सहित 25 लोग शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत इस बार 4 धाम यात्रा पर यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील भी की है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि श्रद्धालुओं को 4 धाम के वर्चुअल दर्शनों के लिए व्यवस्था की जा रही है। 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विशेष कार्याधिकारी राकेश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा की
चल विग्रह डोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा मुखी मठ से दोपहर गंगोत्री धाम को प्रस्थान हुई। कल प्रातः 7:31 पर श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। देहरादून सहित पूरे प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। शुक्रवार को नमाजियों ने कोविड नियमों का पालन कर नमाज की और कोरोना से दुनिया को जल्द छुटकारा दिलाने की दुआ की। कोरोना संक्रमण के कारण मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन के तहत ईद मनाने की अपील की। देहरादून में ईद के अवसर पर जामा मस्जिद भाववाला के मौलाना ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ईद की नमाज 5 लोगों के साथ मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि धर्मगुरुओं ने पूर्व में सभी को अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। इसी के मद्देनजर सभी ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी नमाज में दुआ की है कि देश से कोरोना महामारी खत्म हो जाए और आने वाली ईद फिर से चहल पहल के साथ मनाने का हमें मौका दे। कि जैसा कि मालूम हुआ, सबको पता है पूरे आलम के अंदर एक कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, जो इस वक्त में पूरे आलम में एक तहलका मचा हुआ है। हर इंसान खौफज़दा है। उसकी वजह से हम सब ने कानून का पालन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ दूरी पैदा करके 4 या 5 आदमी नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस मस्जिद से 5 आदमियों के साथ नमाज अदा की है। अल्लाह ने खैर खूबी के साथ हमारी नमाज पूरी की है। और जब तक ये कानून चलता रहेगा, ये लॉकडाउन चलता रहेगा, हम इसका पालन करते रहेंगे और दूरी के साथ नमाज पढ़ते रहेंगे। और हमने अपने मास्क लगा करके मुँह को ढक करके अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं। वहीं देहरादून में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के मौके पर घर पर ही नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि पहले सब एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार विशेष सावधानी बरती जा रही है। एक दूसरे को फोन के माध्यम से ही ईद की बधाई दे रहे हैं। घर पर रहकर ही ईद का त्योहार मना रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि हम लोग अब नमाज जो है अपने घर में अदा कर रहे हैं। पर क्या करें, थोड़ी मजबूरी है, परेशानी है, पर हमें देश के साथ चलना है, देशवासियों के साथ चलना है। हमें उन्हें ये पैगाम देना है कि वो अमन से अपने घरों में हिफाजत से रहें, सरकार की सारी गाइडलाइनों का पालन करें। इससे पहले ईदों में हम लोग आपस में जाकर लोगों से मिलते थे, काफ़ी सारी भीड़ रहती थी, हम लोग आपस में गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते थे। मगर अब सिचुएशन ये है कि हम लोग दूर से ही सलाम कर लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। और आप लोग देखा, हम लोगों ने घर में नमाज अदा की है, पूरे परिवार के साथ अदा की है। वहीं हरिद्वार जिले में भी ईद उल फितर का त्योहार सादगी से मनाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में सीमित संख्या में ही लोग पहुंचे। लोगों ने घरों में ही रहकर नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। आज रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार हुआ। हालांकि ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार माना जाता है, लेकिन इस बीमारी को देखते हुए हम सब लोगों ने मुल्क में रहने वालों की हिफाजत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करी। हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत इत्तफाक रहे और रोज़ेदारों को मुबारकबाद दी। 1 महीने का जो रोज़ा रखा और आपस में सब लोगों ने मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस भी लोगों को जागरूक करती दिखी। पूर्व में पुलिस ने कोरोना संक्रमण के चलते सभी से लोगों को गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की थी। हरिद्वार के क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया, ईद का त्योहार सादगी से मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबियों के माध्यम से अपील कराई गई थी। लोगों ने भी वर्तमान हालातों को देखते हुए प्रशासन को सहयोग दिया है। देखिए, चूँकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है और इसीलिए एहतियातन लोगों से अपील की गई थी और यहाँ मौलवी साहब के माध्यम से भी अपील कराई गई थी कि सभी लोग अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं और नमाज पढ़ें। और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं उनके माध्यम से ईदगाह में या मस्जिदों में मिनिमम 5 लोग या 4 लोग बैठ करके और हम सभी की दुआ के लिए, समाज की दुआ की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। तो वही आज सुनिश्चित भी कराई गई और लोगों ने इसमें सहयोग भी किया है।
ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के ऑक्सीजन गैस प्लांट को पुनर्जीवित करने में सेना के इंजीनियरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज विधानसभा अध्यक्ष ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर सेना के इंजीनियरों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए सेना के इंजीनियरों द्वारा 90% सफलता हासिल कर ली गई है। सेना के इंजीनियरों की टीम पिछले 12 दिनों से ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत कर रही है। साथ ही आईडीपीएल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक विभाग की टीमें भी इंजीनियरों की मदद कर रही है। इंजीनियरों के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट बीते कई वर्षों से बंद पड़ा है। ऐसे में मशीनों की कई पार्ट खराब हो चुके हैं, जिनको बदलकर नए पार्ट्स लगवाए जाने का कार्य किया जा रहा है एवं सप्लाई लाइन की भी जांच की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों उनके द्वारा प्लांट का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री से इसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों से सहायता मांगी थी और आज इस ओर सफलता मिलते दिख रही है। देखिए, मैं अपने आर्मी के उन जवानों को धन्यवाद दे रहा हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं जो पिछले 10 दिन से यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब मैं यहाँ के इस प्लांट का निरीक्षण करने के लिए आया था कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन सकती है, और उस समय मुझे जो बताया गया था कि 15 साल पहले तक ये प्लांट चलता था और यहाँ की मशीनरी बिल्कुल जंग खा गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत आर्मी से कॉन्टैक्ट किया और आर्मी ने इसको अपने हाथ में लिया। प्राकृतिक आपदा हो या बड़ी से बड़ी महामारी, भारतीय सेना हमेशा ही बढ़ चढ़कर सहयोग देती है। इसकी बानगी चमोली जिले के जोशीमठ में देखने को मिली है, जहां भारतीय सेना के द्वारा 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। सेना के द्वारा बनाए गए इस अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सेना के अस्पताल में भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और आम लोग भी इलाज करा सकते हैं। सेना के डिप्टी कमांडेंट प्रदीप सिंह ने बताया कि कोरोना के समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेना हर समय देश के नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार खड़ी है। देखिए, तो जो स्थिति है देश में वो सबको वाकिफ है कि जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसको देखते हुए सेना ने अपना जो कर्तव्य है उसको सोच के ये कदम उठाया है। जो जोशीमठ है, जोशीमठ की जो जनता है, आम जनता है, उनको जो कोविड की संक्रमित से दूर करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए सेना ने एक प्रयास किया है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली आज ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी बाबा की उत्सव डोली वाहन से ही धाम के लिए रवाना हुई। वहीं विश्वनाथ मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर उत्सव डोली की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न पड़ावों पर भक्तों ने सोशल डिस्टेंस के साथ डोली के दर्शन किए। रात्रि प्रवास के लिए डोली आज गौरीकुंड पहुंचेगी। कल सुबह डोली यात्रा केदारनाथ के लिए रवाना होगी। केदारनाथ में ही उत्सव डोली 15 व 16 मई को रात्रि प्रवास करेगी। 17 मई को प्रातः 5 बजे विधि विधान से केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर स्थित धाम से अपने धाम के लिए रवाना हुई और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी डोली जो है कि वाहन के द्वारा अपने धाम पर पहुंचेगी। कुमाऊं मंडल में कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इस ओर पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश भर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश भर में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में डीआरडीओ की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन क्षमता वाले इस प्लांट का निर्माण नेशनल हेल्थ की देखरेख में किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काशीपुर में डीआरडीओ द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट उसकी होगी।
जिसका सिविल वर्क NH कर रहा है, नेशनल हेल्थ कर रही है तथा प्लांट DRDO द्वारा स्थापित किया जाएगा। बजाज कंपनी द्वारा खटीमा में 400 लीटर प्रति मिनट तथा मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना है। खटीमा में इस माह के अंत तथा मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 15 जून तक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम किसी भी रूप में ऑक्सीजन की कमी उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर देना सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों टीकों के बीच संशोधित समय अंतराल के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। इससे पहले 2 डोज के बीच में 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जा रहा था। श्री भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि सभी टीकाकरण कार्यक्रम प्रबंधकों, टीका लगाने वालों और टीका लेने वालों को इस संशोधित अंतराल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 2 डोज के बीच संशोधित समय अंतराल केवल कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा, कोवैक्सीन पर नहीं। पर्यटन मंत्री ने अपने प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में क्वारंटीन सेंटर के लिए 100 कमरे और 200 बेड जिला प्रशासन हरिद्वार को समर्पित किए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें एम्बुलेंस और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बिना वजह ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में स्टोर न करने की अपील भी की। पर्यटन मंत्री ने जिला प्रशासन को नकली दवाओं और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रेमनगर आश्रम ने आज 100 कमरे 200 बेड का ये जो हमारे कमरे हैं 200 बेड के, ये हमने जिला प्रशासन को दे दिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ भोजन करेंगे उनको भी निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस समय सबको मिलजुल करके काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने प्रेमनगर आश्रम में शुरू किए गए क्वारंटीन सेंटर से हरिद्वार शहर को बड़ी राहत मिलने की बात कही है। बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए टेस्टिंग को और बढ़ा दिया गया है। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन बेड और कोविड केयर सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, इसलिए सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एंटीजन किट की कमी ना हो, इसके लिए 30,000 एंटीजन किट उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब ब्लॉक व सब डिवीजन स्तर पर भी कोविड सेंटर संचालित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन आवास गृह कौसानी को अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 84 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा गांव में मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए 1,44 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। एक सेंटर हमारे यहाँ पे बागेश्वर में चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो ब्लॉक है और प्रत्येक हमारे सब डिविजन है उनके अंदर भी हमारे कोविड केयर सेंटर हम संचालित करें। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमारा जो TRC कौसानी है उसका अधिग्रहण किया जा चुका है और कल से वहाँ पे हमारा एक कोविड केयर सेंटर वहाँ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा CSR के माध्यम से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी अभी बात चल रही है तो इस माह के अंत तक हमारी कोशिश है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दें।
रुद्रपुर स्थित सिडकुल में एक प्राइवेट कंपनी में आज सुबह अचानक आग लग गई। कंपनी में एलईडी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि आग कंपनी के गोदाम में रखे सामान में लगी, जो धीरे धीरे उसके अन्य तलों में भी पहुंच गई। मुख्य शमन अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। के साथ में एवीएस सोल्यूशन लाइटिंग में जो है आग लगी करीब सुबह 5:30 बजे। इस पर हम लोगों ने गाड़ियां रवाना की और फायर फाइटिंग का काम जो है कंटिन्यू जारी रखा। अब इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है क्योंकि प्लांट बंद था जो है, और पहले प्रथम तल पर लगी थी, उसके बाद दूसरे और तीसरे तल पर। दूसरे और तीसरे तल पर हम लोगों को फायर फाइटिंग करने में काफ़ी कठिनाई हुई और इस आग पर हम अभी तक कुल 12 फायर टेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक नुकसान की बात है तो ये अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये करोड़ों में जाएगी। उत्तराखंड पुलिस कोरोना काल के दौरान संक्रमित लोगों और उनके परिवार की हर संभव सहायता कर मानवता की मिसाल कायम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा मिशन हौसला के तहत जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार मदद की जा रही है। इसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने कोरोना संक्रमित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निःशुल्क एंटीबॉडी चेकअप शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान लगभग 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया। डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने कहा कि कोरोना काल में हो रही जनहानि को रोकने के लिए प्लाज्मा डोनेशन जरूरी है, इसलिए कोरोना से ठीक हो रहे लोग डॉक्टर की सलाह पर प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने आज रामलीला मैदान, ऊंचा पुल और हरगोविंद सुयाल स्कूल में 45 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 45 आयु के अधिक उम्र के लोगों को दूर न जाना पड़े, इसलिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है। उन्होंने टीकाकरण कराने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महामारी में हर संभव प्रयास कर रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। रुद्रप्रयाग जिले में मकड़ी बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास तड़के सुबह एक ट्रक दुर्घटना होकर अलकनंदा नदी में समा गया। इस दुर्घटना के बाद ड्राइवर व हेल्पर लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद राहत व बचाव दल ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस का कहना है कि ये ट्रक तेलनी की तरफ से आ रहा था। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ड्राइवर व हेल्पर की खोजबीन की जा रही है। तो आज हम इस समय सुबह फिर पुनः जल पुलिस के बोट डाल करके उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी तो ये पता चला कि उसमें ड्राइवर था, फिर भी हम इसकी जानकारी कर रहे हैं कि उसमें उसके अलावा और कौन हो सकता है। पूरी जानकारी चल रही है, खोजबीन चल रही है और रेस्क्यू अभियान शुरू, हमारा रात से ये अभियान शुरू है। पिथौरागढ़ जिले में आज कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन, सेना, आईटीबीपी और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहयोग देने की बात कही। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों से कहा कि वो बिना लक्षण वाले कोरोना व्यक्तियों के लिए आइसोलेशन की सुविधा अपने परिसर में ही तैयार करें और जो पॉजिटिव व्यक्ति गंभीर बीमार हो रहा है उसे बेस चिकित्सालय में भेजें। वहीं एसएसबी को बीओपी के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सैंपलिंग व वैक्सीनेशन में सहयोग प्रदान करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सेना के अधिकारियों को जिला चिकित्सालय व बेस चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट निर्मित होने तक उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद प्रदान करने को भी कहा है। डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आज आपको मिलाते हैं डॉक्टर जगदीश रावत से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुनें ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। सेकेंड वेव में जितने भी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा लंग्स जिनका संक्रमित है वो लोग आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट वेव में
हमारे पास ऐसा नहीं था। फर्स्ट वेव में जो है ज़्यादा लोग जो है पहले सिम्टम के साथ आ रहे थे। सिम्टम जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, या लॉस ऑफ एपिटाइट हो गई, या बदन दर्द हो गया, या किसी को जो है मैक्सिमम को जो है एग्यूसिया एन्यूजिया, मतलब किसी को सूंघने में दिक्कत होती थी, और किसी को जो है टेस्ट जो है खत्म हो जाता था। ज़्यादा लोग ऐसे आ रहे थे, किंतु इस समय अब ऐसे नहीं है। इस समय जितने भी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हो, मैक्सिमम के जो लंग डैमेज के साथ आ रहे हैं, कि लंग में निमोनिया है, वाइट आउट हो गए लंग, 30 या 40%, यानी बहुत सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं। ये कह सकते हो कि जिनका 30 से 40%, 50% फेफड़ा जो है डैमेज हो चुका है। तो ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक है, ये कह सकते हैं। इसके कारण से अगर लंग ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा ये कि अब हमको बचाव कैसे करना है इसका, कैसे हम इसकी मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं, कैसे हम इसका संक्रमण कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, जब भी आपको सिम्टम लगे तो उस समय तुरंत आपको जो है घर से आइसोलेट हो जाना है, और आइसोलेशन के बाद तुरंत अपना जो है आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच करवा लेनी है। अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आप अपने आप को खुद से आइसोलेट कर लेंगे, अपनी फैमिली वालों को भी संक्रमण होने से बचा लेंगे, और अपनी कम्युनिटी में, अगर आप बाहर नहीं जाओगे, आइसोलेट हो जाओगे, तो कम्युनिटी में जो इसका फास्ट संक्रमण हो रहा है उससे भी बाकी लोगों को बचा पाओगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है योजना का लाभ। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। कल प्रातः 7:31 पर खुलेंगे श्री गंगोत्री धाम के कपाट। वहीं केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए हुई रवाना। कोविड महामारी के बीच प्रदेश भर में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। लोगों ने अपने घरों में ही अदा की नमाज। भारतीय सेना ने तैयार किया जोशीमठ में 50 बेड का अस्पताल। वहीं ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के ऑक्सीजन प्लांट को पुनर्जीवित करने में दिन रात जुटे हैं सेना के जवान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।